हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है एक चार्ज रिंग है, रिंग, उसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बनेगा। तो सपोज दिस इज़ ए चार्ज रिंग और ये उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है। तो एक्सिस पर हमने ये पॉइंट लिया है जो कि इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। समझ आया? कहाँ पर? एक्सिस पर। एक्सिस के बाहर हम डिस्कस नहीं कर रहे, एक्सिस पर ही ले रहे हैं पॉइंट। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज रिंग के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमको निकालना है। और ये बड़ा फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ गए? ओके। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसी के टुकड़े कर करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। दिस इज ए चार्ज रिंग। सबसे पहले रिंग कैसे बनेगा? तो आंसर है हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे और वायर के दोनों एंड ऐसे मिला देंगे तो क्या बन गया ये? तो रिंग बेसिकली क्या चीज़ होता है? वायर, स्ट्रेट वायर। वायर को ही ऐसे मोड़ दीजिए, दोनों एंड मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। इसको हमने चार्ज दे दिया। चार्ज देने की मेथड आपको मालूम है, ग्लास हम रब करके लाए, टच किए, चार्ज हो गया ये। तो इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। इस रिंग का रेडियस हमने कितना रखा है? a। रेडियस को r नहीं लिखा है मैंने ना, क्योंकि r हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए रेडियस को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर? स्मॉल a। और अगर ये रिंग है और स्ट्रेट वायर से बनी हुई है तो स्ट्रेट वायर की पूरी चार्ज हम कैलकुलेट नहीं करते, टोटल चार्ज क्यों? तो उसके लिए हमने एक टर्म बनाया था, याद है आपको? चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और नोटेशन क्या था उसका? लैम्डा। लैम्डा मतलब 1 यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं, 1 लैम्डा। ठीक है जी। तो ये भी स्ट्रेट वायर से बना हुआ है, इसलिए इसके लिए भी हम वही चार्ज डेंसिटी मानेंगे यहाँ पर। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमने नोट किया है। m इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो दिस इज़ द पॉइंट whose description is, this is a point on the axis at distance x from the center of ring which is having radius a unit and it is having charge density lambda which is linear charge density, means charge per unit length। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब इस रिंग के कारण एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एंड व्हाट वी हैव बेसिक फार्मूला, बेसिक इक्विपमेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला फॉर पॉइंट चार्ज। हमारे पास यही एक इक्विपमेंट है अभी तक कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूर बनता है। एंड व्हाट वाज दैट फार्मूला? 1/4 pi epsilon naught q upon r square। r is what? Distance from the source charge to the location where electric field have to find out। समझ आया? ओके। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी सिचुएशन। अब जो हमारे पास बेसिक टूल्स है, यानी पॉइंट चार्ज का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, उसी की हेल्प लेकर के इसको हम बनाएंगे। ठीक है? तो शुरू कहाँ से करें? तो आंसर है हमारे पास जो टूल है वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट चार्ज, एकदम पॉइंट साइज की लेंथ यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए मैं बहुत छोटी सी लेंथ लेता हूँ ये टॉप में, और इस लेंथ का हम नाम रखते हैं dl। ये कंप्लीट लेंथ होगी कुछ l, तो छोटी सी लेंथ हमने टॉप में क्या ले ली? dl। अब ये इतनी छोटी सी लेंथ है, हम यहाँ की कैलकुलस यूज़ कर रहे हैं। इतनी छोटी सी लेंथ होगी कि ऑलमोस्ट ये क्या है? 0 के बराबर, मतलब पॉइंट साइज आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इस छोटी सी लेंथ में जो चार्ज आएगा dq, छोटा सा चार्ज dq, वो चार्ज पॉइंट चार्ज माना जाएगा और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे पॉइंट चार्ज वाले। समझ आया? तो ये जो छोटा सा लेंथ है इसमें कितना चार्ज होगा? लेट dq चार्ज ऑन dl। dl पे कितना चार्ज माना हमने? dq। और ये dq कितना होगा? इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लैम्डा मतलब 1 यूनिट लेंथ का चार्ज 1 लैम्डा। तो dl यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा? dl लैम्डा। ये चीज़ समझ में आता है आपको? पहले भी हम कर चुके हैं। सो ये dq किसके बराबर हो जाएगा? dq इज इक्वल टू dl लैम्डा, या लैम्डा इंटू dl। आया समझ में ये अच्छे से कि नहीं आया? अब इसको हम पॉइंट साइज का चार्ज मान लेंगे। dl पे जो चार्ज है वो कितना है? dq। dl का चार्ज dq। सो dq इज एज गुड एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है? ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज बन गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट चार्ज dq के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस चार्ज से बाहर निकलती है। और अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी बनेगी। यहाँ से दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये उसकी डायरेक्शन है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना कौन रहा है, आंसर है छोटा सा चार्ज डी क्यू। तो अगर चार्ज छोटा सा है तो यहाँ बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, बहुत छोटा सा। इसका हमने नाम रख दिया डी ई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और ये कितना होगा, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। Therefore, E due to dl at top, ठीक है। dl जो हमने टॉप में रखा है, टॉप में लिया है, उसके चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो आंसर है dE इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, व्हाट इज सोर्स चार्ज, dq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगा, हाँ, सोर्स चार्ज से जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर। सो दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर। समझ में आया। लेकिन आर हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है। गिवन क्वांटिटी कौन है, देखिए कैसे पहचानेंगे गिवन क्वांटिटी है या नहीं। तो आंसर है, ये लाइन तो मैं इमेजनरी खींच रहा हूँ ना, ऐसी कोई लाइन तो होती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए ये डिस्टेंस भी इमेजनरी डिस्टेंस है। तो आर हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है। लेकिन रिंग एक्चुअल में होगा भैया, लोहे का बना होगा, स्टील का बना होगा, कॉपर का बना होगा, एक्चुअल में होगा। अगर एक्चुअल में होगा तो रेडियस भी उसकी एक्चुअल में होगी। और अगर मैं आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ तो ये डिस्टेंस भी एक्चुअल में होगा। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस, ये एक्चुअल रेडियस, ये अननोन क्वांटिटी, क्योंकि ये कोई लाइन नहीं है, इमेजनरी लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आर हमारी गिवन क्वांटिटी, आर हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे आर को, तो यहाँ पे देखिए रेडियस से ये एक्सिस पास होती है सेंटर से, तो रेडियस उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक कैसा ट्राइंगल हो गया, कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सपोज एक्सिस के साथ, सपोज ये थीटा एंगल बनाता है, हम एक एंगल इमेजिन कर लेते हैं, कुछ भी एंगल होगा, थीटा एंगल इसने बनाया एक्सिस के साथ। तो ये अगर थीटा है तो बाई सिमेट्री वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो गया, थीटा। इस ट्राइंगल में ये एंगल हो गया थीटा, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और 90 के सामने वाला ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। सो दिस इज हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, आया समझ, आर का स्क्वायर इतना होगा, और आर किसके बराबर होगा, रूट। अगर मुझे आर निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर, हाँ, डी क्यू को हम चेंज कर ले रहे हैं। व्हाट इज डी क्यू, लेमडा इंटू डी एल, और आर को क्या लिख लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये इतने रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझे आप। ये आया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये किसके कारण है, इस छोटे से डीएल के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जिसकी डायरेक्शन ये है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ये। इसी तरह से दूसरे डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तीसरे डीएल के ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ऐसे करके बहुत सारे डीएल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबका वेक्टर सम होगा।
तो वेक्टर सम हम चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या कंपोनेंट बना के कर सकते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए एटलीस्ट हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, तो मैं एक और डीएल ले लेता हूँ। अब मैं डीएल लूँगा इसके जस्ट अपोजिट, ये जो डायमीटर दिख रहा है आपको, ये जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक यहाँ पे हमने डीएल लिया, इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, डी क्यू, छोटा सा चार्ज, छोटी सी लेंथ डीएल पर। समझ रहे हो कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इस डीएल के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है कि नहीं? और इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, इस तरह से जाती हुई। टेढ़ा हो गया, ठीक है, चलेगा? ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होगा, किधर होगा? हो गया? हाँ, अब देखिए हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? तो हमारा आंसर है, जैसे ये पहला वाला डीएल देखो, इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज द वेक्टर डीई, यहाँ पे जो बन रहा है। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व कैसे करूँगा? ये एक डायरेक्शन है एक्सिस, जहाँ पे इसने एंगल बनाया है, ठीक है? तो एक कंपोनेंट में एंगल की डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में ले लेता हूँ, और दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और ऐसे परपेंडिकुलर होता है कि मेन वेक्टर जो है कहाँ आता है, दोनों कंपोनेंट के बीच में। तो इसका हमने एक कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट किधर आया? अलोंग द एक्सिस, जिधर एंगल बन रहा है। जिधर एंगल बनता है वो कंपोनेंट कितना होता है? डी कॉस थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट किधर होगा? ये वेक्टर है और इस कंपोनेंट पर वो परपेंडिकुलर होगा और ये बीच में आना चाहिए, तो नीचे के ऊपर, नीचे। दिस इज सेकंड कंपोनेंट, डी ई साइन थीटा। तो इस एक वेक्टर के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया अलोंग द एक्सिस डी कॉस थीटा, एक हो गया परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द एक्सिस डी साइन थीटा। ये चीज़ समझ आया आपको कि नहीं आया? आया। दूसरा देखिए, इस डीएल के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। सपोज इसने ये एंगल बनाया थीटा, कितना बनाया? बाइसिमेट्री, दोनों एंगल सेम होगी क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट हमने डीएल लिया है, जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों एंगल भी बाइसिमेट्री कैसे होंगे? सेम होंगे। आप प्रूव भी कर सकते हैं 90 डिग्री लेकर के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूव होगा? देखिए, इस एक्सिस पर ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। 90 में ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? ये येलो वाली लाइन देखिए, ये पूरा येलो के बीच कितना एंगल है? 90। सिमेट्री कैसे हो रही है एंगल की, ध्यान से समझ लीजिए। ये दोनों येलो के बीच का एंगल कितना है? 90। 90 में से ये हो गया थीटा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा हुआ। अब ये 90 माइनस थीटा है, ठीक, ये वाला एंगल। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ओके, ये किसके साथ 90 बना रहा है? किसी के साथ नहीं, ठीक है। एक कंपोनेंट हम इसका भी बना लेते हैं तो उससे हमको एंगल का अंदाज़ा लग जाएगा ना, ये भी 90 ही होता है। ओके, ठीक। देखिए बताता हूँ आपको मैं, ये इसने इसके साथ थीटा बनाया बाइसिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं इसको भी रिजॉल्व करता हूँ, तो एक ये इसी तरफ रिजॉल्व हो जाएगा, किस तरफ? अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस की तरफ चला गया ये, और ये भी कितना बनेगा? और दूसरा इस पर नॉर्मल यहाँ दिख रहा है, ये कितना हो गया? डी साइन थीटा हो गया, डी साइन थीटा, ठीक। हाँ जी, दो कंपोनेंट बने, डी साइन थीटा और एक डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर डीएल था टॉप में और ये एक बॉटम में हमने डीएल दिया।
इस डीएल के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो ये है, इसका एक कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग है, एक नॉर्मल है, एक्सिस से नॉर्मल 90 डिग्री। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक डीएल हमने लिया, इसके चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस डायरेक्शन में। इसके कंपोनेंट बनाए, एक चला गया इधर, एक चला गया ऊपर। ये हो गया डी कॉस थीटा, ये हो गया डी साइन थीटा। डी साइन थीटा को देखो, थीटा थीटा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, बाई सिमेट्री आर, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा। अगर डिस्टेंस आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो कहने का मतलब ये डी साइन थीटा और ये वाला डी साइन थीटा दोनों कैसे हो गए, सेम। इक्वल और अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल। तो ये वेक्टर खत्म, समझ आया। डी साइन थीटा कैंसल आउट, थ्रू आउट, डिलीट हो गया। तो सिर्फ कौन बचा, डी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये वाला डीएल और ये वाला डीएल जस्ट अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट। इनके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसमें जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कौन सा इफेक्ट डिलीट हो जाता है, डी साइन थीटा, और कौन सा रह जाता है, सेम डायरेक्शन में। तो नेट इफेक्ट किसके कारण आएगा, डी कॉस थीटा के कारण। अभी तो सिर्फ हमने इन दोनों के कारण देखा। अब अगर मैं एक डीएल यहाँ ले लूँ और दूसरा डीएल इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट लूँ, तो इस डीएल के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर दो कंपोनेंट होंगे, डी कॉस थीटा एक्सिस की तरफ और डी साइन थीटा परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट अपोजिट में जो डीएल होगा उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, डी कॉस थीटा एक्सिस की तरफ और डी साइन थीटा। हाँ, इसका जो डी साइन थीटा बनेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका डी साइन थीटा बनेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। इसका मतलब है यहाँ जो भी डीएल लीजिए, यहाँ जो डीएल लेंगे इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट कोई डीएल होगा जो उसके साइन थीटा को कैंसिल करवाएगा, डी साइन थीटा वाले इफेक्ट को। समझ आया। तो कहने का मतलब जितने डीएल हैं, इधर आधे डीएल और इधर आधे डीएल, आधे डीएल क्या करेंगे, हाफ डीएल और हाफ डीएल के डी साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हर एक का कौन सा इफेक्ट बचेगा, डी कॉस थीटा। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको क्या करना चाहिए, सभी डी कॉस थीटा को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब सेम डायरेक्शन में है। और ऐड करने का काम क्या है, इंटीग्रेशन। तो हमको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना, इसको हमने रिजॉल्व किया, एक एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा नॉर्मल। उसको हम लिख रहे हैं अलॉन्ग एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा। नॉर्मल टू एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, डी साइन थीटा। ठीक है, ये हमने दो कंपोनेंट बनाए इसके, ये पहला वाला वेक्टर जो डी था। अब हमने दूसरा डीएल लिया डायमेट्रिकली अपोजिट, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया डी, इसके भी हमने कंपोनेंट किए, और ऐसा कंपोनेंट किए कि डी कॉस थीटा किधर आया, सेम डायरेक्शन में आया जिधर एक्सिस है, जिसका ये पहले वाले डी का जो कंपोनेंट आया था सेम डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्सिस, इसका भी एक कंपोनेंट बना डी कॉस थीटा। और डी साइन थीटा कैसा बना, अपोजिट, डी साइन थीटा के अपोजिट, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। समझ आया। इसको लिख लेते हैं एक लाइन। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको नोट करना है। टेक अनदर डीएल डायमेट्रिकली अपोजिट टू द प्रीवियस वन, इट ऑल्सो मेक्स डी एट पॉइंट एम पॉइंट पर ये भी एक डी बनाएगा, और ऐसा बनाएगा कि इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, such that its component d cos theta is in the same direction, यानी along the axis, and another component d sin theta is just opposite, इसके अपोजिट, और एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल। समझ आया। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, बोलिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, डी कॉस थीटा बस बचा, और हर डीएल के कारण सारे इसके डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचेगा, डी कॉस थीटा। तो सबको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट। तो हम सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। क्लियर है। अब डी की वैल्यू हम जानते हैं, ये है, यही है ना, डी ई की वैल्यू ये वहाँ पुट कर देते हैं। कॉस थीटा भी हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है, तो कॉस थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे। समझ आई बात। चलिए बताइए कैसे कैसे करना है। इंटीग्रेशन डी ई ये रख रहा हूँ पहले मैं, 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लैम्डा dl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू रखी मैंने? d cos थीटा। cos थीटा इज नॉट अवर गिवन क्वांटिटी, चेंज करिए। cos क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, देन दिस इज थीटा, देन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, this is base and this is hypotenuse. So base upon hypotenuse, x upon r, r itself is this, so x upon x square plus a square का पावर हाफ, that is root। समझ आता है? नहीं आ रहा? आ रहा। So this is x upon एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, जो कि रूट है। तो टोटल पावर कितना हो गया? इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, 3/2। ठीक। अच्छा, कांस्टेंट चीज़ें हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट क्या क्या है? लैम्डा इज कांस्टेंट, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब तक मटेरियल नहीं बदलता ये नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है। एक्स वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया। एक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। एक्स और ए, एक्स इज कांस्टेंट, ए इज रेडियस। जब तक रिंग नहीं बदलोगे तब तक रेडियस नहीं बदलेगा, तो रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया, और ये तो नाम से कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। तो बचा क्या? डीएल बचा। डीएल को ही तो हम जोड़ रहे हैं जी, डीएल 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 डीएल, तो जुड़ के हमको कंप्लीट लेंथ देगा। तो ठीक है, सारी चीज़ों को हमने बाहर किया। हाँ, यहाँ से लैम्डा बाहर, एक्स बाहर, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होना है? डीएल का। हाँ, इसका पावर कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ये स्टेप क्लियर है ना सारे, कैसे बना रहा हूँ मैं? ठीक, चलिए डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? देखिए, दिस इज डीएल, डीएल 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 डीएल, कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? एक सर्कल की कंप्लीट सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई, उसका रेडियस। यहाँ रेडियस कितना लिया हमने? रेडियस ए, आर हमने ये लेंथ ले ली ना जी, रेडियस हमने ए रखा है, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा जुड़ के? 2 पाई ए। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डीएल का? 2 पाई ए। समझ आ रहा है? सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई ए। ठीक, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। हो गया? पसंद नहीं आया? आया? नहीं आया? देखो, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? ये फॉर्मूला हो गया जी, एक्चुअल फॉर्मूला 2 पाई ए, और इसको पहले लिख सकते हैं यहाँ, ठीक ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ बोलो बोलो, फिर डाउट लगता है तो टोकिए मुझे। हाँ जरूर, कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। अभी तक ठीक है जो है, कि कुछ छूटा तो नहीं है? जो चीज़ें हम गिवन क्वांटिटी बनाते आ रहे हैं उनमें से कोई रह तो नहीं गया? नहीं रह गया ना, तो फिर ठीक है, सही आया होगा। कैंसिल कर देते हैं बिल्कुल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हो गया बस। तो चलिए कितना रह गया ये? डिनोमिनेटर कितना हो गया ये? 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में अब इसको यहाँ रखो उधर रखो, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ कितना है?
ठीक है, 1 कर देता हूँ मैं, लैम्डा एक्स ए, या लैम्डा और ए भी एक साथ रख लेता हूँ, एक्स को अलग करता हूँ, लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन। हो गया? ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक चार्ज रिंग के एक्सिस पर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? देखिए किधर आया डायरेक्शन, कौन सा इफेक्ट रह गया था? डी कॉस थीटा, वो किधर था? अलोंग द एक्सिस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस। हो गया? आया समझ? तो ऐसा भी इसको याद रखोगे तो चलेगा, इस तरह से। अच्छा, इसमें अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, उसको देखिए। स्पेशल केसेस नंबर 1, ये जो पॉइंट है हाँ, ये जो पॉइंट M हमने यहाँ पर लिया है, कितने डिस्टेंस दूर? x। कितने डिस्टेंस? x। ये पॉइंट हम चाहते तो यहाँ ले लेते, तो x क्या हो जाता? और ज़्यादा दूर हो जाता। क्या हो जाता? और ज़्यादा दूर हो जाता। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट M यहाँ पर होगा तो x इतना बड़ा होगा, यहाँ पे होगा तो x इतना बड़ा होगा। ये पॉइंट M यहाँ हो जाएगा तो x इतना बड़ा हो जाएगा। इस x के सामने ये देखिए, सपोज ये जो पॉइंट M है ये यहाँ ना होकर बहुत दूर होता, एक्सिस पर ही थोड़ा दूर में होता, तो इस डिस्टेंस x के सामने ये रेडियस कैसा हो जाता? बहुत छोटा। तो अगर बहुत छोटा है, और हमारे फॉर्मूले में x स्क्वायर a स्क्वायर आता है, अगर x के सामने a बहुत छोटा हो गया तो x स्क्वायर के सामने a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और अगर छोटा हो गया तो a को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो केस 1 देखिए, सपोज x इज मच लार्जर देन a, तो क्या करेंगे हम? a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। अब तो ये समझ आता है आपको ना कैसे निगलेक्ट कर रहे हैं, क्या इशू लगा के इसको निगलेक्ट करना है। x बहुत बड़ा हो गया a से, तो x का स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा a से, a को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटा हो गया ये, तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए, इसी फार्मूले में से हटाइए a को, तो क्या बचेगा? खाली नीचे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, x का पावर 3, एक x ऊपर है, नीचे x का पावर 3 है। कितना बचा? यहाँ देखो, बाद में लिखना आराम से। a को निगलेक्ट कर दीजिए, ख़त्म, 0 हो गया ये, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0। यहाँ क्या बचा सिर्फ ब्रैकेट में? x स्क्वायर का पावर कितना है? 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 3 बचा, एक x ऊपर है, नीचे x का पावर 3 है। कितना बचेगा? एक x कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, नीचे कितना बचा? x का पावर 2। समझ में आता है? ठीक। वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये बचेगा। इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत? हमने किसको हटा दिया? क्या चीज़ 0 हो गई? a 0 हो गया, लेकिन ऊपर a हमने 0 नहीं किया, नीचे वाले a को खाली 0 किया है। ऐसा काहे? बोलिए, ऐसा काहे? बोलिए बोलिए, नहीं समझे? नहीं जी, रेडियस वो भी है, ए रेडियस ही है, नीचे ऊपर लिख देने से वो हाथी नहीं बन जाएगा, वो रेडियस ही रहेगा। समझ गए? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है और ये मल्टीप्लाई में है। जैसे इधर समझो, इधर देखो मेरे तरफ,
कोई भी चीज़ जब प्लस और माइनस में होती है तो एक बड़ी क्वांटिटी के सामने जो छोटी क्वांटिटी होती है, छोटा नंबर, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। किस केस में? प्लस और माइनस के केस में। लेकिन कोई चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, भले वो बहुत छोटी हो जाए, निगलिजिबल, जीरो हो जाए, आप उसको छोड़ नहीं सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब ऐसे समझिए, जैसे ये है 1000 और ये है 0.1, तो 1000 और 0.1 क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो ये 1000 है, ये 0.1 है, तो 1000 में 0.1 जुड़ेगा, कितना हो गया? 1000.1। अब 1000 और 1000.1 में कितने का डिफरेंस है? वो बहुत भारी डिफरेंस है कि बहुत निगलिजिबल? 1000 और 1000.1 ऑलमोस्ट 1000 ही है दोनों, ऑलमोस्ट दोनों क्या है? 1000। अब देखिए, ये 1000 है, ये 1000 है, x को 1000 बोला, और ये मान लो 0.1 है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.1 मतलब 1/10, 1000 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया? आपका दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, छोटा सा मैथमेटिक्स। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.1 का मतलब 1/10, एक जीरो कट गया, कितना बचा ये? हाँ, तो ये 0.1 इतना छोटा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 के साथ, जो उसको 1000 से कहाँ ले आता है? 100 में ले आता है। तो मल्टीप्लाई में उसका इफेक्ट देख रहे हो कितना खतरनाक है? वो 1000 को 100 बना दे रहा है, 10 गुना छोटा कर दे रहा है। तो क्या आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो? इतना भारी इफेक्ट है। लेकिन 1000 में 0.1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 1000.1। तो चाहे वो 1000 हो, चाहे 1000.1 हो, 1000 ही है वो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उतना ही उस नंबर को सामने वाले पार्टी को छोटा कर देगा। इसलिए मल्टीप्लाई से कोई चीज़ डिलीट नहीं की जा सकती, प्लस और माइनस से ही डिलीट की जा सकती है। इसलिए डिनोमिनेटर से गया है, ऊपर से नहीं गया है। आई बात समझ? ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, इसमें देखिए, अगर मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ में आ रहा है ना? तो देखो भला क्या होगा। ये e इज इक्वल टू 1/, डिनोमिनेटर में 2 पाई का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ आया? न्यूमरेटर में 2 पाई का मल्टीप्लाई करिए, 2 पाई a लैम्डा, चलेगा? वो a उधर लिखाओ, इधर लिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख देता हूँ, a इंटू लैम्डा, चलेगा? 2 पाई a लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? देखो, 2 पाई a लैम्डा, व्हाट इज 2 पाई a? सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्डा। तो इस पूरे रिंग की लंबाई कितनी है? 2 पाई l, 2 पाई a। तो 2 पाई a को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या है ये? 1 यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, 2 यूनिट लेंथ में चार्ज होगा 2 लैम्डा, 3 यूनिट लेंथ में चार्ज होगा 3 लैम्डा। तो 2 पाई a यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा? 2 पाई a इंटू लैम्डा। और ये इस रिंग की टोटल लंबाई है, तो इसका मतलब है लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या बन गया? टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज को क्या बोलते हैं? Q। तो अगले स्टेप में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू, देखिए, 2 पाई a मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये समझ में आता है कि नहीं आता? तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखना है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है? किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे x है, x ले लिया हमने डिस्टेंस को, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये जो रिंग है बड़ा सा, क्या है? बड़ा सा रिंग, जिसके एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर ये x बहुत बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू रेडियस, बहुत दूर हो जाए, ये पॉइंट यहाँ ना होके वो 10 मीटर दूर हो गया, तो जब आप उतनी दूर से इस रिंग को देखोगे तो कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा। इसलिए इसका फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें चेंज हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये रहा रिंग, ये इसकी एक्सिस, और ये यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस x यहाँ। तो ये जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा
वो कितना हो जाएगा, इतना, क्योंकि दूर से देखने से ये कैसा दिखेगा, रिंग पॉइंट जैसा दिखेगा। इसलिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो अभी ऐसा आया था वो भी किस में चेंज हो जाता है, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। समझ आया? तो इसमें क्या लिखेंगे, एट डिस्टेंस चार्ज रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। समझ आया? एट डिस्टेंस रिंग एक्ट एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, तभी उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। आ रहा है समझ? ठीक, दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ पे। ये इसका रेडियस है ना, ए, साइड में लिख लेना, ऐसे बना लेना इसको, ये दिस इज रेडियस एंड दिस इज डिस्टेंस। ठीक, सेकंड केस लेते हैं जहां x जो है बहुत छोटा होगा a से। कौन छोटा होगा, मतलब क्या होगा, ये पॉइंट बहुत दूर लेना है कि नज़दीक। देखो ये नज़दीक आया, x छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा, a छोटा, a के सामने x बहुत छोटा हो गया। तो कहने का मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग। कहाँ आ जाएगा, अगर हम ये m पॉइंट कहाँ पे ले लें, एकदम रिंग के सेंटर में ले जाएं, अप्रोचिंग टू सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये x जो है, x सेंटर और पॉइंट m का डिस्टेंस है ना, तो ये जब उठ के यहाँ आ जाएगा तो x कैसा हो जाएगा, छोटा। तो x a से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट m कहाँ चला गया, अप्रोचिंग टू सेंटर। समझ आया? इसका मतलब ये है पॉइंट m इज वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, दिस पॉइंट m इज वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द रिंग। तो x छोटा हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा। अब अगर x छोटा हो गया, a बड़ा हो गया, तो हम किसको निगलेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में से, किसको, x बहुत छोटा हो गया। अब छोटा हो गया मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो ये x जीरो हो गया, ऑलमोस्ट रिंग के सेंटर में पहुंच गया, तो x तो खत्म ना हो गया। तो अगर खत्म हो गया इट विल बी जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय कोई भी चीज़ खत्म, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो एक चार्ज रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हो गया? ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये एक टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जी। क्या है? और किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तरीका क्या है, कैलकुलस। छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए और उसी तरह बहुत सारे पॉइंट चार्ज का निकाल के सबको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी आएगी, सब में एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहाँ पे आपको प्लेन शीट मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, शेल मिलेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, बाहर में, सरफेस में, अंदर में। जैसे स्फीयर है या शेल है, तो शेल में जो चार्ज आ जाएगा, अगर ये फुटबॉल है, फुटबॉल की बाउंड्री में पूरे चार्ज खड़े हैं और मैं बोलता हूँ फुटबॉल से आर डिस्टेंस दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो फुटबॉल की बाउंड्री तो ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उसके लिए डिस्टेंस ये रहेगा, लेकिन यहाँ जो चार्ज रहेगा उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ जो चार्ज है उसके लिए डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। तो डिस्टेंस अगर अलग अलग हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगा। तो फिर हमको कैसे निकालना पड़ेगा, कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस में बहुत तमाशा होता है, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कांस्टेंट मानना पड़ता है, ये वो बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। तो गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको 4 स्टेप सिखाएंगे मात्र। कितने स्टेप? और आप देखेंगे उन 4 स्टेप की हेल्प से किसी भी डिज़ाइन की बॉडी आए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी आए, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मक्खन जैसे निकलता है। सिर्फ 4 स्टेप लगाने हैं आपने। और हम फिर से इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। प्लेन शीट आएगी तो कैसे निकालेंगे, शेल आएगा तो कैसे निकालेंगे, स्फीयर ऑफ चार्ज आएगा तब कैसे निकालेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। कोई भी बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं बनता जिसमें गॉस थ्योरम ना हो या उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन ना हो। गॉस थ्योरम या उसके एप्लीकेशन के बिना कोई बोर्ड का पेपर बनता नहीं है, याद रखिएगा।
तो वो आता ही है हर साल। ठीक ठीक, ये नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग गॉस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे।